कच्चा तेल लगातार रेडार पर बना हुआ है क्योंकि कारोबार की शुरुआत से ही तूफानी तेजी जारी है। दरअसल ब्रेंट को हमने $74 के ऊपर जाते हुए देखा था, हालांकि उस ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा अब हमने इसको हल्का होता हुआ देखा है। फिलहाल $73.74 के पास ट्रेड हो रहा है। नाइमेक्स क्रूड पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर $65.5 के करीब कारोबार होता हुआ। घरेलू बाजार को जो सपोर्ट मिले तो इंटरनेशनल मार्केट की तेजी का, और जो रुपया कमजोर है उसके चलते दोहरा सपोर्ट है, लेकिन 4600 के नीचे हम इसमें ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। रुपया जो कमजोर हुआ है, सोने को बल मिला है। इंटरनेशनल मार्केट $1280 के पास, घरेलू बाजार में भी 200-250 रुपए की दिन भर में हमने तेजी देखी है। चांदी को भी साथ बल मिला है क्योंकि बेस मेटल्स में कोई बहुत बुरी खबर नहीं है। 37,500 के पास चांदी ने अपने आप को टिकाए रखा है, और कॉमिक्स पर चांदी जो कि काफी समय से $15 के नीचे थी, वहां पर भी स्ट्रेंथ है। इस वजह से चांदी भी अच्छा खासा चमक रही है। एग्री कमोडिटी मार्केट में हालांकि हमने मिला जुला सा मिक्स बैक ट्रेड देखा है। चने में जहां गिरावट देखने को मिली है, 1.5% नीचे ट्रेड हुआ है। कैस्टर प्रेशर में है, $100 से ज्यादा की गिरावट। वहीं कोकुड में, कॉटन सीड ऑयल केक में तूफानी तेजी आई है। यहाँ पर $75 से ज्यादा की स्ट्रेंथ है। 3.25% ऊपर इसमें हम ट्रेड्स बनता हुआ देख रहे हैं। लेकिन कच्चे तेल में जो तेजी आई है उससे हमने ग्वार की कीमतों को भी बल मिलता हुआ देखा है। डिमांड तो आ ही रही है और कच्चे तेल की अच्छी तेजी का इसको सपोर्ट मिल रहा है। आधे %, ग्वार सीड, ग्वार गम, ये पूरा कॉम्प्लेक्स ट्रेड कर। आज हमारे साथ एसएमसी कॉम ट्रेड की वंदना भारती और एंजल कमोडिटीज के प्रथमेश माल्या जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, आप दोनों का स्वागत है। वंदना, आपसे शुरुआत करूंगी। आज आपकी हॉट पिक्स कौन सी रहेंगी? नेहा, जैसा आप बता रही थी, मुझे लग रहा है कि कैस्टर में एक फर्दर फॉल आने की यहाँ पे थोड़ी उम्मीद है। 5650 के लेवल पे यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए। मेड कॉन्ट्रैक्ट को 5570 का यहाँ पे एक टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 5690 का। दूसरी कमोडिटी क्रूड का सपोर्ट ग्वार को मिलता नजर आ रहा है और काफी करेक्शन के बाद एक रिबाउंड भी है यहाँ पे। 4350 के करीब यहाँ पे मेड कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना चाहिए। 4420 का एक छोटा सा टारगेट लेके चलना होगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 4300 का। प्रथमेश, कम एक्शन नॉन एग्री स्पेस में दिखाई नहीं दिया है, जरा बताइए आज आपकी हॉट पिक्स कहाँ होंगी? गुड इवनिंग। मेरे ख्याल से गोल्ड में 31,600 के आसपास आता है तो बाई करना चाहिए। 31,450 का स्टॉप रहेगा। ऊपर में 31,850 के टारगेट्स रहेंगे। वैसे ही क्रूड में बाई करने का स्ट्रैटेजी रहेगा। 4550 जो करीब यहाँ से 30 रुपीज़ दूर है। पॉसिबली इवनिंग सेशन में अगर मिलता है तो वहाँ पे एंट्री पॉइंट हो सकता है। आपको 4480 का स्टॉप रहेगा और ऊपर में टारगेट्स 4650 के आसपास रहेंगे। क्रूड ऑयल ब्लू आइड बॉय बन गया है। सभी एनालिस्टों की, सभी एक्सपर्ट्स की नज़र इस पे, इनफैक्ट हमारी नज़र भी लगातार बनी हुई है कि यहां से अब आगे कैसा आउटलुक दिख रहा है। दरअसल कच्चे तेल में एक तूफानी तेजी का जो दौर है वैसे साल की शुरुआत से ही था, लेकिन अब हमने देखा है कि इस हफ्ते की शुरुआत बड़ी धमाकेदार हुई है। 4600 रुपए के पार जाते हुए M6 पर हमने देखा, और वो इसलिए हुआ क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल 6 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। लगातार हमने देखा एक के बाद एक, ये 5वां छठा हफ्ता है जहां इसने मजबूती बरकरार रखी है। ब्रेंट पर नजर रही, $74 के पार निकला, अब थोड़ा सा स्टेबल है। यूएस क्रूड की बात करें, $65.5 के करीब ये भी है। 2-2.25% की तेजी दिख रही है। ये साल बड़ा शानदार रहा है कच्चे तेल में रिटर्न्स के लिहाज से। ऑन एन एवरेज देखा जाए 40% तक की कमाई कराकर ग्लोबल क्रूड ने अब तक दिया है। ऐसे में रुपया लुढ़क कर ऑलमोस्ट 6 हफ्ते के निचले स्तर पर है। दरअसल अमेरिका ईरान के क्रूड पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की तैयारी में है। इसके क्या मायने हैं, आगे आउटलुक पर कैसा असर पड़ेगा, ये सब समझाने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुकी है। मनीषा, हम अमेरिकी सैंक्शंस की जो बात है वो पिछले साल से ही कर रहे हैं, किस प्रकार से ट्रंप साहब अपना दबदबा क्रिएट कर रहे हैं, और हमने ईरान में सैंक्शंस की बात लगते हुए देखी। अब इस पे एक अहम फैसला होने वाला है। अगर ईरान पे सख्ती बढ़ती है तो वो एग्जैक्टली क्या होगी और कैसे फिर कच्चे तेल की कीमतों को और यहाँ से बूस्ट मिलेगा? नेहा, काफ़ी हद तक तो हमने जो सिनेरियो है वो यहाँ पर प्राइसेस में प्ले आउट होते हुए देखा ही है, लेकिन अगर वेवर्स नहीं दिए जाते हैं इन 8 कंट्रीज़ को, कम से कम 3 कंट्रीज़ को, अगर आप पूरा मैथ्स यहाँ पर देखें तो 23 कंट्रीज़ का ईरान से इम्पोर्ट अब 0 पे आ चुका है, और जो 8 कंट्रीज़ जिनको वेवर्स दिए गए थे उनमें से 3 का जो इम्पोर्ट है ईरान से वो भी अब 0 पे आ चुका है। ऑफकोर्स इंडिया, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है ईरान के तेल का,
और ईरान ने यहाँ पर काफ़ी हद तक हमें फ्रीबीज दी हुई हैं, चाहे वो फ्री शिपिंग, इंश्योरेंस और क्रेडिट स्कीम्स हैं, तो वो सब इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल होगा किसी और एक्सपोर्टर से यहाँ पर ढूंढना। तो भारत की मुश्किलें तो वहीं पर शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ ये है कि प्राइसेस क्या यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे? शायद नहीं, क्योंकि यूएस लगातार यहाँ पर ओपेक से, रशिया से बातचीत करता रहा है कि अगर यहाँ पर सैंक्शंस बढ़ाने की ज़रूरत है तो दूसरी तरफ ओपेक और रशिया को यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, ताकि वो जो इमीडिएट नीजक रिएक्शन है वो शायद मार्केट्स में यहाँ पर ना आए। तो क्लियरली बिहाइंड द सीन्स यहाँ पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, काफ़ी हद तक इस पूरे प्लान को रिंग फेंस करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका इंटरनेशनल मार्केट्स में ना देखें, वो भी उस समय जब यहाँ पर सप्लाईज लगातार कम होती हुई नजर आई है, डिमांड बेहतर है, हरिकेन सीजन दरवाजे पर है, समर डिमांड सीजन जो यूएस की तरफ से है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा चॉपिनेस, कंसर्न्स यहाँ पर मार्केट्स में है, लेकिन यूएस एग्जैक्टली क्या लेके यहाँ पर आता है उसके ऊपर एक नज़र रहेगी। और दूसरा, ये तो एक पार्ट है, अगर यूएस और भी सैंक्शंस यहाँ पर ईरान पे लेके आता है जो उसकी इकोनॉमी को यहाँ पर इफेक्ट करेंगी, तो ऑफ कोर्स बाजार को देखना होगा। और ईरान सिर्फ इकलौता ऐसा देश नहीं है, यूएस वेनेजुएला पर भी यहाँ पर 26 अप्रैल को सैंक्शंस लगाने वाला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और लॉजिक बेसिकली यही कहता है कि फिलहाल आपको यहाँ पर क्रूड पे शॉर्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक कॉशन जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ मार्केट्स में इस वक्त हो रहा है। और हम देखेंगे कि अगले एक हफ्ते में यहाँ पर काफ़ी हद तक स्टेटमेंट सिर्फ यूएस से नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया और रशिया से भी शायद आ सकती हैं। बिल्कुल, चलिए, तो बहुत क्रिटिकल आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट पर है कि अब यहाँ से व्हाइट हाउस की तरफ से क्या निर्णय निकल कर आता है। शुक्रिया मनीषा आपका उस सारी डिटेल्स रखने के लिए। प्रथमेश, वैसे तो आपने अपने हॉट पिक्स में आज कच्चे तेल को जगह दी, लेकिन मैं आपका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव समझना चाह रही थी। ब्रेंट को आप अब क्या तुरंत $80 के स्तर को छूता हुआ देख रहे हैं? इफ़ यस, कब तक? अगर नहीं तो क्या वजह है? आई थिंक मनीषा ने इवेंट्स के बारे में जिक्र किया, जिसमें ईरान सैंक्शंस और दूसरा जो है वेनेजुएलन सैंक्शंस। आई थिंक इसका रिस्क प्रीमियम जो है वो अभी भी $3 से $4 बचा है। मैं फैक्टर रूल आउट नहीं करूँगा इसको। तो ये इवेंट बेसिस पे $4 प्रीमियम 80 आना एक दिन की बात हो जाएगी अगर ये ऐसा होता है तो। होता इफ़ एंड बट ऐसा नहीं होता है और थोड़ा से भी वेवर्स मिल जाते हैं ईरान को ऑयल एक्सपोर्ट्स को लेकर, मेरे ख्याल से सिचुएशन थोड़ा थम जाना चाहिए। बट क्रूशियल पॉइंट पे है, इट इज़ आई मीन यू कैन नॉट गो शॉर्ट, but if you are long then you need to be cautious because you cannot carry forward that position continuously. Risk point पे है। बिल्कुल, तो CNBC आवाज के दर्शकों को बिल्कुल चिपक के बैठना होगा अपने टीवी स्क्रीन्स के सामने, क्योंकि हाँ, यहाँ पर वर्ड ऑफ कॉशन तो है ही लगातार कि जब 40% कोई कमोडिटी भाग जाती है तब आपको टेक्निकल चार्ट्स पर भी निगाहें गड़ा कर रखनी पड़ती हैं कि कहीं वहाँ से करेक्शन ना आ जाए। लेकिन अभी तो फंडामेंटल्स इसको तेज़ी दे रहे हैं, तो बहुत कॉशियस रहिए और CNBC आवाज़ के एक्सपर्ट्स की राय को फॉलो करते रहिए। चलिए, साथ ही ये भी बता दीजिए प्रथमेश, क्योंकि रुपया डायरेक्टली लिंक्ड है कच्चे तेल की महंगाई से, तो ज़रा बताइए कि अब रुपए में क्या रणनीति होगी? ऑल्दो हमने लोअर लेवल से इसे संभलते हुए देखा है, 69.60 के पास है, क्या किया जाए? क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? आई थिंक जो भी रुपी को मिला है, इट्स टोटली ऑयल डिपेंडेंट थिंग हुआ है अभी। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आउटकम जो होगा वो इलेक्शन का होगा और उसी की बेसिस पे वॉलेटिलिटी होगी। और अकॉर्डिंगली नेक्स्ट जो लेवल है वो 70.20 का दिखता है, जो करीब यहाँ से 60 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स दूर है इमीडिएट नियर टर्म बेसिस पे। बट वॉलेटिलिटी विल बी द नेम ऑफ द गेम यहाँ से, बिकॉज इन्हीं लेवल्स पे खरीदारी कर लें? पॉसिबिलिटी है 70.2 तक के लिए, देन यू कैन इनिशिएट लॉन्ग्स। ठीक है, चलिए अब रुक करते हैं मंडी की खबरों का। एग्री स्पेस में चने पर फोकस है। भारी भरकम गिरावट हमने इस कमोडिटी में आते हुए देखी है और जो मे वायदा है, जो कि इसका एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, 4400 के पास 0.2% नीचे ट्रेड कर रहा है। दरअसल हुआ क्या है, मंडियों में नए चने की जो आवक है वो जोरों पर है। चुनाव की वजह से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर खरीद फरोख्त है वो बहुत सुस्त पड़ गई है, डिमांड काफ़ी फीकी है, तो कीमतों पर आप कह सकते हैं दोहरी मार पड़ रही है। वंदना हमारे साथ है। वंदना, हम लगातार कहते आए हैं कि चने के फंडामेंटल्स काफ़ी तगड़े हैं, उत्पादन का साइड देखें, आगे डिमांड का साइड देखें, और आप जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट से बात भी हुई कि आगे चने को होल्ड करना चाहिए। मुझे बताइए, 4400 नीचे टूटेगा या अब खरीदारी करके रुकने का मौका है?
नेहा, मुझे लग रहा है कि टेक्निकली यहाँ पे थोड़ा सा और करेक्शन की उम्मीद है और 4320 4350 का जो लेवल है वो एक अच्छा एक आइडियल रेंज होगा जिसमें कि बाइंग करके चलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मानसून को लेके काफ़ी रिएक्ट किया था इस कमोडिटी ने और यहाँ पे फिर से एक कॉशियस अप्रोच भी आ रहा है कि हो सकता है कि इंपोर्ट पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव किया जाए आगे, मतलब थोड़ा सा अवेलेबल होना चाहिए पल्सेस वगैरह, तो उसका भी इम्पैक्ट आते हुए हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कि 4350 4325 एक बहुत आइडियल जोन है जहाँ पे कि चना को फिर से खरीदना चाहिए। और जैसे जैसे इलेक्शंस खत्म होने की तरफ आएंगे तो मंडियों में जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पे बढ़ेंगी, हालांकि इसमें अभी टाइम है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे बाइंग करके 45 20 45 30 से ज्यादा तक के लिए होल्ड करके नहीं चलना चाहिए फिलहाल चने को। नहीं, लेकिन ये टाइम फ्रेम क्या देंगी? जैसे यहाँ पर कोई किसान है या जिन्होंने भारी मात्रा में माल होल्ड करके रखा है तो उनके लिए क्या सलाह होगी? नेहा, मुझे लग रहा है कि एक महीना जो है वो थोड़ा सा सुस्ती का कारोबार इसमें देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि एक रेंज रहेगा 4350 से लेके 4450 60, ये 100-125 के रेंज में रहेगा। और मुझे लग रहा है कि मई के बाद ही इसमें एक तेजी यहाँ पे आ सकती है। और एक बार थोड़ा सा मानसून जब उतरता है तो चने में डिमांड थोड़ी सी बढ़ती है, क्योंकि बेसन का जो डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ता है, एक सीजनल डिमांड हम कह सकते हैं कि बढ़ेगा वहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि 1.5 से 2 महीने का जो टाइम फ्रेम है वो मुझे लग रहा है कि 4520 4550 जो मैंने लेवल्स दिए हैं उसको आने में लगेगा। अच्छा, तो समय देना पड़ेगा। अगर आप लंबा ट्रेड लेकर चलना चाहते हैं तब तो बिल्कुल आप यहाँ पर 1 से 2 महीना आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप ट्रेडर हैं, कुछ हफ्तों के लिहाज से ट्रेड करते हैं, तो एक दायरे का ट्रेड है 4350 नीचे 4450 60 ऊपर, ये एक 100-125 रुपए की रेंज रहेगी जिसमें आपको कारोबार करने की सलाह वंदना की तरफ से निकल कर आ रही है। तो कोई बहुत अग्रेसिव पोजीशन मत लीजिए अनलेस एंड अनटिल आप एक किसान हैं या फिर कारोबारी। एमपी से आया है सुनील जी ने सवाल पूछा है। प्रथमेश, ये सवाल कच्चे तेल में 10 लॉट 4393 रुपए के भाव से उठाया, बहुत बेहतरीन भाव पर उठाया है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब आपकी सलाह क्या होगी क्योंकि 10 लॉट उठाए हैं? आई थिंक इनको अराउंड 4630-40 के आसपास, जो कर यहाँ से 60-70 रुपीज़ दूर है, वहाँ पे एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। 10 लॉट्स इज स्टिल अ बिगर लॉट एंड इट्स मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू शुड एग्जिट। ऑफ कोर्स। वर्धा का रुख करते हैं। निखिल हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निखिल नमस्ते, क्या सवाल है आपका? निखिल, आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है निखिल को हमारी ऑडियो पहुंच नहीं पा रही, लेकिन उनका सवाल हम तक पहुंच गया है। वंदना, 2 सवाल हैं निखिल जी के। ये किसान हैं, कॉटन 50 क्विंटल इनके पास पड़ा है और सोयाबीन 60 क्विंटल है। दोनों कमोडिटीज में बताइए क्या कर सकते हैं? नेहा, कॉटन में तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से प्रोडक्शन डाउन है और जिस तरीके से डिमांड है अभी, तो इन्हें तो होल्ड करके चलना चाहिए। और इस सीजन के लिए कई बार 23,500 के बारे में मैंने कहा है कि एक टारगेट है जो कि आ सकता है हायर साइड में, इसको होल्ड करके चले। सोयाबीन में मुझे लग रहा है कि तेजी से पहले एक सुस्ती दिखाएगी ये कमोडिटी और अभी करेक्शन मोड में है यहाँ पे। मेरे ख्याल से इन्हें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना होगा। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे 3650 3630 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आते हुए दिखेगा, लेकिन वहां से मुझे लग रहा है कि फिर रिबाउंड है यहाँ पे। और जितने भी, क्योंकि ये किसान है, इनका नजरिया दूर का है, जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कंटेंगो में ट्रेड हो रहे हैं। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि प्राइस आउटलुक इसका बेहतर हो सकता है। तो ऊपर में प्राइस टारगेट को बहुत अग्रेसिव ना रख के 3850 से 3900 का टारगेट रख के चलें कि ये सोयाबीन में ये सीजन में ये जो लक्ष्य है ये आ सकता है 3950 तक का। ठीक है, वेरी वेल। सतना का रुख करते हैं। प्रमोद जी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। प्रमोद जी नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरा वंदना जी से सवाल है। हाँ। क्या अगले 1-2 महीने में जीरे के भाव फिर से आ सकते हैं 14,000-15,000 के आसपास? आप नीचे का भाव देख रहे हैं? अच्छा। जी रखना है। मैं छोटा व्यापारी हूँ। मैं सोच रहा था कुछ रख लेता, तो इसलिए नीचे का भाव आएगा कहाँ तक? वंदना, क्या लगता है ऐसे कोई आसार हैं कि करंट लेवल से यहाँ 2-2,500 का करेक्शन आ जाए, 14,000 के आसपास आ जाए? नेहा, जो जैसे ये कमोडिटी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है और टर्की सीरिया में प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं है और इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लायर है, तो मुझे लग रहा है कि इतने प्राइसेस डाउन आने की उम्मीद नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर इन्हें 15,200-300 तक का भी लेवल मिलता है, क्योंकि करेक्शन जब आता है तो थोड़ा सा स्टीप करेक्शन आता है सिल्वर की तरह, तो मेरे ख्याल से इन्हें 15,300-400 तक का जो लेवल है वहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। और इस सीजन का जो टारगेट है जीरे में, वो मुझे लग रहा है कि कम से कम 17,500 से 18,000 तक का होना चाहिए। वेरी वेल।
व्हाट्सएप के जरिए जिगर जी ने गुजरात से अपना सवाल हमें भेजा है। प्रथमेश, इनका सवाल गोल्ड में है। 5 लॉट उठाए हैं 32,100 के भाव से। क्या लगता है इन्हें अपनी पोजीशन को अभी रोके रहना चाहिए? कुछ प्रॉफिट में निकल सकते हैं? आई थिंक 32,100 और अभी चल रहा है अराउंड 31,680 680-85 पॉसिबिलिटी है अराउंड $10-15 यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली बोल सकते हैं आप इसको, जो अराउंड रुपी टर्म्स में ट्रांसलेट होती है। $15 का जो मूव है दैट्स कम्स अराउंड 250-300 रुपीज। तो इनके भाव के आसपास अगर आता है तो इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा।